नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उद्यान विज्ञान के बारे में। विद्यार्थियों, जितने भी आज से पहले जितने भी एग्रीकल्चर के हमारे वीडियोस थे वो सारे जनरल एग्रीकल्चर के वीडियोस थे जहां से एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर की एक शाखा है और कृषि के सभी एग्जामिनेशन में इस शाखा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हम पहले बात करेंगे कुछ वीडियोस तक जनरल हॉर्टिकल्चर की, और जनरल हॉर्टिकल्चर के बाद बात करेंगे हम पोमोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे ओलेरीकल्चर, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर, और उसके बाद में फ्रूट प्रिजर्वेशन, और लास्ट में हम बात करेंगे इसमें मेडिसिनल प्लांट की। तो बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आज से पहले जितने भी वीडियोस थे वो हालांकि ज़्यादा बड़े नहीं रखने की कोशिश की है, और अब भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा बड़े नहीं हों, लेकिन फिर भी उन टॉपिक्स या उन वीडियो से ज़रा से बड़े होंगे, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे वीडियो करके चलेंगे दोस्तों तो इस तरह हम सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए शुरू करते हैं हम हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। पिछले वीडियो में दोस्तों हम बात कर चुके थे किस भाषा के शब्द की, तो ज़्यादा हम इस पर वापस टाइम या नहीं खींचेंगे, सीधी बात करते हैं कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। दोस्तों जनरल हॉर्टिकल्चर की बात करें या हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें बागवानी संबंधित खेती का या बागवानी से संबंधित जानकारी या अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाती है। और बात करें इसकी कि किस भाषा का शब्द है, कल ही बात हो चुकी थी, हॉर्टिकल्चर है, यानी ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है। और उसके बाद बात आती है कि ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो हॉर्टस प्लस कल्चरा, जिसका मतलब होता है बागवानी खेती की जानकारी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यान या बागवानी फसलों की जानकारी ली जाती है वह उद्यान विज्ञान कहलाती है। आगे दोस्तों हमने कल इसकी बात कर ली थी कि इसकी जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाएं हैं। तो पहली जो शाखा है वो पोमोलॉजी, इसी को हम फल विज्ञान बोलते हैं। और फल विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अपवाद है, ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद इसकी दूसरी शाखा की बात करें हम ओलेरीकल्चर, और ओलेरीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो सब्जी के संबंधित खेती का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे ओलेरीकल्चर या सब्जी विज्ञान कहा जाता है। बात करें ये किस भाषा का शब्द है, तो ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद तीसरी शाखा की बात करेंगे हम फ्लोरिकल्चर, नाम से ही ये अपना कार्य बता रहा है, यानी फ्लावर्स की विज्ञान है, फ्लावर्स की साइंस है, इसे हिंदी में पुष्प विज्ञान कहते हैं, और ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ वन फ्रूट प्रिजर्वेशन, हिंदी में इसे कहते हैं फल परिरक्षण, यानी जैम, जेली, मुरब्बा, जितने भी तरीके के ये प्रिजर्वेटिव्स बनते हैं उससे संबंधित जो जानकारियों का जो विज्ञान है या जो ब्रांच है उसे हम फ्रूट प्रिजर्वेशन या फल परिरक्षण विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य इसके बारे में छोटा सा आइडिया जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इनकी क्या ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी ब्रांच है, तो पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फ्रूट प्रिजर्वेशन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हॉर्टिकल्चर के महत्व या क्या इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर के। तो महत्व की दोस्तों अगर हम बात करें तो यूँ मान के चलिए कि हॉर्टिकल्चर के महत्व ही सब कुछ हैं, हॉर्टिकल्चर के बगैर कुछ नहीं है। अगर हम बात करें
पहला महत्व, जो बहुत छोटे छोटे महत्व हैं उनको जल्दी कर लेते हैं। आर्थिक महत्व। अब दोस्तों आर्थिक महत्व किस तरीके से है उसके बारे में एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं। अगर हम एग्रोनॉमी की क्रॉप शो कर रहे हैं, सोन कर रहे हैं, जिसमें आप वीट ले लीजिए या आप मेज ले लीजिए। दोस्तों इन पर्टिकुलर फसलों को पकने में जो पर्टिकुलर समय लगेगा 90 से 120 दिन इसमें लगेंगे, 120 से 140 दिन इसमें भी लगेंगे। यानी यूँ मान के चलिए 5 से 6 महीने बाद में आपके पास मनी आएगी, आपके पास पैसा आएगा। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ उद्यान विज्ञान की बात करें तो आप सब्जियों की खेती करने चले जाइए, आपने ओकरा या भिंडी की खेती की है, आपने क्लस्टर बीन की खेती की है या किसी भी सब्जी की खेती की है, आपको लगभग 40 से 50 दिन में आपकी इनकम शुरू हो जाती है। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। यानी आपको अगर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स नहीं बोनी है, केवल आप वेजिटेबल्स बुआई करने लगे तो कल को अनाज या खाद्यान्न की कमी पड़ जाएगी। लेकिन एक किसान को अपनी पर्टिकुलरली ये आइडिया लगाना चाहिए कि मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसमें से मैं कितने हेक्टेयर या कितनी जगह में अनाजीय फसलें बोऊंगा, कितने में मुझे वेजिटेबल्स लगानी है, कितने में मुझे कैश क्रॉप लगानी है और कितने में मुझे फ्रूट क्रॉप्स लगानी है। तो इस तरह से मैनेजमेंट करके चलना होता है। तो ये हम पहला पढ़ रहे थे आर्थिक महत्व। यानी आर्थिक महत्व के बारे में हमने बात कर ली कि अगर पैसों की बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ मनी की बात की जाए, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से हमें कई गुना ज़्यादा लाभ मिल सकता है उद्यान एग्रोनॉमिकल क्रॉप से। अब दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा जो महत्व है वो महत्व आता है आपका औद्योगिक महत्व। अब औद्योगिक महत्व कैसे हैं दोस्तों, ये चीज़ भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आप एक छोटी सी चीज़ देख के चलिए, हमने टमाटर का सॉस खाया है, जैम जेली मुरब्बा खाया है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो डेवलप होती है या इनसे जो फ़ायदा होता है उसी को इस औद्योगिक महत्व में गिना जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप से आर्थिक महत्व है ही है, उसके साथ साथ औद्योगिक महत्व भी है। उसके बाद हम बात करें तो थोड़ा सा महत्व या बुक्स में दे रखा है धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व आप मान के चलिए कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मान लीजिए या हॉर्टिकल्चर फसलों में से कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जिनका औद्योगिक माफ़ कीजिएगा धार्मिक महत्व माना गया है। जैसे सबसे पहले श्रीफल, जिसे हम नारियल कहते हैं। और आपने देखा होगा कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य में इस फल को सबसे उत्तम माना जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला तो हो गया श्रीफल। उसके बाद दोस्तों बात आती है कदम्ब के वृक्ष की पूजा की जाती है हमारे यहाँ। उसके बाद हम बात करें तो बिल्व पत्र, जो बिल्व पत्र या जो बेल का पौधा होता है उसके जो पर्ण हैं या जो पत्ते हैं वो भगवान शिव को अभिषेक करने में उपयोग में आते हैं। तो इसी तरह केला, जिसे रामायण या प्राचीन काल में कदली फल के नाम से जिसका वर्णन मिलता है, और ये कदली फल भी धार्मिक कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। तो ये तीसरा महत्व था दोस्तों। आर्थिक महत्व हम बता चुके, औद्योगिक महत्व हो गया। उसके बाद बात आई धार्मिक महत्व की। तो इस तरह से इस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का या फ्रूट्स का धार्मिक महत्व, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनका धार्मिक महत्व है, लेकिन हम यहाँ एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो चीज़ पूछी जाती है उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे। पूछा हुआ पहले भी कदली फल किसे कहा जाता है या कदली फल का उपयोग किस में होता है या बिल्व पत्र का उपयोग किस में होता है, भगवान विष्णु की पूजा कौन से पेड़ के नीचे की जाती है, तो कदम्ब के पेड़ के को भगवान विष्णु का प्रतिरूप मान के पूजा की जाती है, ऐसा बताया जाता है। और अब अगला हम चौथा और इम्पोर्टेंट महत्व जो एग्रीकल्चर या मानिए एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा, आहार में महत्व। आहार में महत्व। अब दोस्तों आहार में महत्व कैसे है कि ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फ्रूट्स ही ऐसे इंग्रेडिएंट है या ऐसी वस्तु है जिसे खाने से मानव शरीर का
जितना भी पोषण है वो पोषण होता है, इसीलिए इनका आहार में महत्व है। वो आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो आपका प्रोटीन हो सकता है, वो आपका वसा हो सकता है, वो आपके खनिज लवण हो सकते हैं, और वो आपके विटामिन हो सकते हैं। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट या ये सारी की सारी चीज़ें मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक है किसी न किसी कारण। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन भी ऊर्जा का, या प्रोटीन या वसा भी ऊर्जा के प्रतिरूप हैं, लेकिन ये शरीर में सिंथेसिस कार्यों में इनका उपयोग है। फिर खनिज लवण शरीर के विकास के लिए काम करता है, और विटामिन्स के अलग अलग विटामिन्स के अपने अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जो शारीरिक विकास में पूर्णतया सहयोग प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इसी के आधार पर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR जिस तरह एग्रीकल्चर का सर्वोच्च संस्थान माना जाता है, उसी तरह मेडिकल साइंस का सबसे सर्वोच्च संस्थान जो है ICAMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल। तो हॉर्टिकल्चर के आहार में महत्व की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो ICMR ने कुछ डाटा क्लियर किए हैं या बताए हैं कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितने फल, फ्रूट या सब्जी खानी चाहिए। अगर हम फलों की बात करें तो ICMR के तहत या इनके हिसाब से 92 ग्राम फल रोजाना एक व्यक्ति को उपयोग में लेना चाहिए। दूसरी बात करें हम दूध की या मिल्क की, तो 280 ml या 280 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को उपयोग में लेना चाहिए। तीसरी बात करें दोस्तों उद्यान से रिलेटेड सब्जी की, तो कुल सब्जियों की जो मात्रा बताई है वो ICMR ने 300 ग्राम बताई है कि 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खानी चाहिए। अब बात करें तो इनको भी इन्होंने कैटेगराइज्ड किया है, 3 प्रकार की सब्जियां इन्होंने बताई है कि पर्ण वाली यानी जितनी भी पत्तीदार सब्जियां हैं वो 125 ग्राम, उसके बाद जड़ वाली 100 ग्राम, और उसके बाद कोई अन्य सब्जियां हैं वो 75 ग्राम उपयोग में लेनी चाहिए। कुल मिला के 300 ग्राम सब्जियां हमें उपयोग में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को लेनी चाहिए। अब उपयोग में कितनी आ रही है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ICMR के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने फल की आवश्यकता होती है, तो 92 ग्राम, दूध की तो 280 ग्राम और सब्जियों की तो 300 ग्राम। फिर पूछ लिया जाए पर्ण वाली कितनी या पत्तीदार कितनी, तो वो अलग। उसके अलावा पूछ लिया जाए कि जड़ वाली कितनी, तो वो अलग। और फिर अदर सब्जी की बात करें तो 75 ग्राम्स उपयोग में लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे मानव आहार में महत्व के पहले टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉर्टिकल्चर के एग्जामिनेशन या एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में कि कार्बोहाइड्रेट का शरीर में क्या महत्व है, तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ऊर्जा का जो सोर्स है वो प्रथम सोर्स जो माना जाता है वो कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। उसके बाद वसा और प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन वो कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, जबकि इसमें एनर्जी कम होती है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट, लिख लेना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेडेशन से या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी हम सब जानते हैं ऊर्जा की जो फॉर्म है या ऊर्जा को जिसमें नापा जाता है वो कैलोरी में नापा जाता है, और 1 ग्राम कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेडेशन से या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा हुआ, जेट, ICR, सुपरवाइजर, AO किसी भी एग्जामिनेशन में ये मोस्टली पूछा ही जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाती है कि ऐसे कौन से उदाहरण हैं। हम यहाँ 3-4 चीज़ें ही पढ़ेंगे दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट वैसे पढ़ने को जाएं तो बायोकेमिस्ट्री में ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है, बहुत बड़ी साइंस का पार्ट मान लीजिए, लेकिन हमें यहाँ यही पूछा जाएगा
कार्बोहाइड्रेट क्या काम आता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने काम आता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, तो 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और हम अगर उदाहरण की बात करें तो आलू में, उद्यान विज्ञान के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आलू में 20.6%, आलू में 20.6% कार्बोहाइड्रेट और केले में 27% कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम बात करें शकरकंद 26% कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद हम ले लेते हैं खजूर, तो खजूर में 65% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, वैसे नॉर्मली मान के चलिए आप वो अनाज हो गया या किसी भी फल फ्रूट में हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, आवश्यक है, होगा ही होगा। लेकिन ये कुछ सोर्सेज हैं जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति उपवास करते हैं वो चिप्स वगैरह जब लेते हैं, आलू या बनानाज की चिप्स, तो वहाँ पे आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट होती है शरीर की वो फुलफिल हो जाती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं आलू में 20.6% और केले में 27% कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर बात करें शकरकंद की, ये भी बहुत यूज लिया जाता है दोस्तों, सर्दी में बहुत हैवी होता है क्योंकि 26% कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। और उसके बाद बात करें खजूर की तो 65% खजूर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगली बात करेंगे दोस्तों हम वसा की। अगली बात करते हैं हम वसा की, इंग्लिश में इसे फैट कहा जाता है दोस्तों, फैट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, ये भी शरीर में ऊर्जा ही प्रदान करता है, लेकिन शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का सांद्रित रूप है। किस प्रकार का रूप है, सांद्रित रूप है। यानी ये बहुत ज़्यादा खाओगे तब जाके एनर्जी बहुत कम मिलेगी, लेकिन इसे बहुत कम खाना है और एनर्जी की जो फॉर्म है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसे भी आप स्टार मार्क करके लिखना। 1 ग्राम फैट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दोस्तों आप खुद फर्क लगा लीजिए कि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम से 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो रही थी, वहाँ हमें फैट से 9 कैलोरी यानी 2 गुने से भी ज़्यादा कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो इसे सांद्रित रूप कहा जाता है। अब हम बात करें उदाहरण की, तो काजू में 46% वसा होती है, जबकि हम बात करें बादाम तो बादाम में 58% फैट पाई जाती है। उससे ज़्यादा भी आप अगर अखरोट यूज लेते हैं दोस्तों तो 64% जो फैट है अखरोट में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा फैट का अच्छा सोर्स अखरोट को माना जाता है। तो अगर हम फैट के उदाहरण की बात करें तो काजू 46%, बादाम 58%, अखरोट भी लिख लीजिए आप 65% या 64% फैट इसमें पाई जाती है। दोनों चीजें दोस्तों हो गई, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करता है, 1 ग्राम में 4 कैलोरी, आलू, बनाना, शकरकंद और खजूर उसके उदाहरण थे। यहाँ हम बात करें फैट की तो फैट ऊर्जा का सांद्रित रूप है या सांद्रित रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और वहीं बात करें हम इसके उदाहरणों की तो काजू में 46%, बादाम में 58% और अखरोट में 64% फैट पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट फैट के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन की। और जहाँ तक प्रोटीन के कार्य का बात आती है कि ये क्या करता है पूछ लिया जाए तो शरीर में कोशिकाओं का विकास करने के लिए प्रोटीन का उपयोग होता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो यहाँ से पूछा जाता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो क्वाश-योरकर नामक रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जामिनेशन में यूँ मान के चलिए रिपीट होता है। और जहाँ तक हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में दोस्तों मटर में 22.5% प्रोटीन होती है। खूब खाइए आप, हरे खा सकते हैं, सूखे हुए खा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हरे मिले उपयोग में लीजिए। 22.5% प्रोटीन होती है। उसके बाद हम बात करें
तो काजू में भी 21% के समथिंग प्रोटीन होती है। उसके बाद हम बात करें बादाम, तो बादाम में भी जहाँ पे फैट परसेंटेज अच्छे हैं वहाँ प्रोटीन होती है। आपने देख लिया बादाम में 20% के समथिंग प्रोटीन होती है। हम जब बात करते हैं मूंगफली की, यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उदाहरण में नहीं लिखा रहा हूँ। लेकिन जब हम मूंगफली की बात करते हैं तो लगभग 18% प्रोटीन, और उसमें तेल परसेंटेज जो होता है वो लगभग 45 से 50% तेल प्रतिशत होता है। तो जिनमें फैट परसेंटेज है वहाँ पे प्रोटीन भी हायर होगा, ये सत्य है, होना ही है उसको। तो हम ये बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद फैट हो गई, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन से दोस्तों एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसी को आप ध्यान में रखना। इसकी कमी से होने वाला रोग, और कौन सा रोग है, तो क्वाशयोरकर रोग इसकी कमी से होता है। अब हम दोस्तों चौथी बात करें खनिज लवण की। खनिज लवण ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से ही मिलता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से ही प्राप्त होते हैं खनिज लवण। बहुत सारे खनिज हैं जो अपने अपने पर्सनल उपयोग में या अपने पर्सनल कमी से कई तरह के रोग उत्पन्न करवाते हैं। उसमें अगर पहली बात करें हम कैल्शियम की, और दोस्तों कैल्शियम का शरीर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, यानी हड्डी निर्माण का जितना भी कार्य है वो विदाउट कैल्शियम नहीं हो सकता, ये 100% सत्य है। अब उसके बाद इनसे क्या पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? चिड़चिड़ापन, ओस्टोमलेशिया। उसके बाद दोस्तों बात होती है सूखा रोग। ये ओस्टोमलेशिया जो है ये बोन रिलेटेड या हड्डी रोग है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओस्टोमलेशिया है, कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम का उपयोग किस में होता है, तो हड्डी निर्माण में होता है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? चिड़चिड़ापन, ओस्टोमलेशिया, या सूखा रोग जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम फास्फोरस की। फास्फोरस पी से जिसे लिखा जाता है फास्फोरस। और फास्फोरस की जहाँ तक बात करें कि किस काम में आता है, तो वसीय अम्लों का या फैटी एसिड्स का स्थानांतरण करने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ये क्यों बात करें कि कहाँ से ये चीज़ मिलेगी, जो कंदीय फसलें जितनी भी होती है उनमें फास्फोरस पाया जाता है। और कैल्शियम के उदाहरण की बात हम भूल गए थे। बहुत सारे फ्रूट, जो भी फ्रूट्स आप खाओगे कुछ न कुछ मात्रा में उसमें कैल्शियम होता है। और अगर अधिक की बात करें तो आंवला, अमरूद इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और जहाँ तक हम सब्जियों की बात करें तो मिर्च, टमाटर, इनमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगली बात करें दोस्तों हम आयरन, जिसे हम लोहा बोलते हैं, लोह खनिज लवण या आयरन। दोस्तों आयरन एक ऐसा खनिज लवण है जिसकी वर्तमान में कमी हर एक व्यक्ति को है। और इससे पूछा जाता है कि लोहा का काम क्या होता है या आयरन का काम क्या होता है, क्यों इसकी कमी होती है तो क्यों हमें प्रॉब्लम करती है। आरबीसी जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। यानी आरबीसी में O2 को जो फेरस आयन है वो ले जाता है। तो वाहक का कार्य, कोई पूछ ले कि लौह या आयरन या फेरस का हमारे शरीर में क्या कार्य है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में O2 के वाहक का कार्य जो है वो लोहा करता है। और इससे पूछा जाने वाला मुख्य रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना, कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। बहुत बार सुना है दोस्तों, लेकिन एक बार हिंदी में पूछ लिया था और कहीं हम इंग्लिश ही पढ़ते इतने रह जाए कि हमें इसकी हिंदी का पता नहीं हो। तो थोड़ा सा आप इसका हिंदी नाम भी जाने, रक्ताल्पता। रक्त प्लस अल्पता से मिलके बना है रक्ताल्पता।
यानी खून की कमी होना एनीमिया कहलाता है। खून की कमी होना एनीमिया कहलाता है और एनीमिया को ही हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं। और किसके कारण होता है? तो लौह आयन या फेरस की कमी से होता है। और फेरस की जहाँ तक बात करें किसमें पाया जाता है उदाहरण, और ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से किस फसल में सर्वाधिक लौह पाया जाता है, सर्वाधिक लौह पाया जाता है। अब दोस्तों हम अगर सर्वाधिक लौह की बात करें तो करौंदे में सबसे ज़्यादा लौह पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? तो 39 mg/100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम में 39 mg करौंदे में आयरन की मात्रा होती है। इसीलिए सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए आयरन के मामले में, जिस तरह विटामिन सी के लिए पूछा जाता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर लौह आयन के लिए सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो करौंदे में 39 mg/100 ग्राम आयरन पाया जाता है। और दूसरा पाया जाता है फिर खजूर में 10 mg/100 ग्राम। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए इसके उदाहरण कि कितने पाया जाता है, तो करौंदे में सबसे ज़्यादा 39 mg, उसके बाद खजूर में उससे कम 10 mg। और जहाँ तक हम सब्जियों की बात करें तो पालक और जितनी भी सलाद वाली सब्जियां हैं, पालक प्लस जितनी भी सलाद वाली सब्जियां हैं उनमें भी अच्छी मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। इसीलिए जब किसी को रक्ताल्पता या खून की कमी होती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं या तो खजूर का उपयोग करें या वो पालक या पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करें। क्योंकि करौंदा मोस्टली बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए इसका उदाहरण नहीं दिया जाता है। ये चीज़ें आसानी से मिल जाती है, आपका पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें सभी में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे मुख्यतः जो आहार में महत्व की हम बात कर रहे थे। तो पहला हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का रूप होता है, 1 ग्राम से 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा था वसा, ऊर्जा का सांद्रित रूप होता है, 1 ग्राम से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तीसरा पढ़ा था हमने प्रोटीन, जिसकी कमी से एक रोग होता है, फेमस रोग है, एग्रीकल्चर ही नहीं सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्वाशियोरकर रोग। उसके बाद हमने पढ़े थे खनिज लवण, और खनिज लवण में हमने पढ़ लिए कैल्शियम, फास्फोरस और लौह लवण। खनिज लवणों में दोस्तों एक और पॉइंट रह गया था, आयोडीन। और आयोडीन से क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसे लिखवाना आवश्यक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग पूछा जाता है, गोइटर या जिसे हम गेंगा रोग बोलते हैं। गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। उदाहरण की बात करें कि किस सब्जी या किस फल के उपयोग से हम आयोडीन की मात्रा को पूरी कर सकते हैं, तो लेडीज फिंगर जिसे हम ओकरा बोलते हैं या भिंडी बोलते हैं, ये आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप खनिज लवण में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, आयोडीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो गेंगा रोग होता है। जो उसमें हम विटामिन की बात करेंगे। इस वीडियो की जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अपने नोट्स बनाएं। जितना आप लिखेंगे उतना ही आप निखरेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।